हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अध्यापिका शिंजिनी सेनगुप्ता और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का पहला अध्याय यानी फ्रांसीसी क्रांति, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति आखिर थी क्या। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुए कि क्रांतियों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये क्रांति क्यों हुई थी? कोई अनुमान लगा सकता है कि ये क्रांति क्यों हो सकती है? चलिए हम आपको एक हिंट देते हैं। ये क्रांति आप बोल सकते हैं लगभग सन 1774 से थोड़ी थोड़ी करके आम जनताओं के मन में अपनी जगह बनाने लगी थी। तो सन 1774 में हमारी राजनीतिक जो कंडीशन है वो तो सेम नहीं थी, काफ़ी अलग थी। राजाओं का राज चलता था, आम आदमियों की अवस्था भी हम लोगों से कई गुना बदतर थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ये फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों थी? एब्सोल्युटली, आप एकदम सही अनुमान लगा रहे हैं। ये क्रांति आम आदमी द्वारा अपने आप को निरंकुश राज से बचाने के लिए हुई थी। जो राजा का निरंकुश राज चल रहा था आम आदमियों के ऊपर, उससे अपने आप को मुक्त करने के लिए आम आदमियों ने ये क्रांति शुरू की थी। ठीक है, अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो है वो आपका एक दिन का घटना तो नहीं था, एक दिन का भी नहीं था और एक घटना तक भी सीमित नहीं था। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जो श्रृंखला में होने के कारण फ्रांसीसी क्रांति को उसका पूर्ण रूप मिला। उन घटनाओं में आप सर्वप्रथम भी बोल सकते हैं या सबसे महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं, था बास्तील का ध्वंस। देखते बास्तील क्या है। बास्तील का ध्वंस, बास्तील आप लोगों का एक किला जेल था फ्रांस में। ठीक है, किला जेल यानी जहाँ पे हम लोग कैदियों को बंद रखते थे। फ्रांस में एक किला जेल था, पेरिस में अभी जो है। अब देखिए, किला जेल हमारे में भी है। हम लोग उनमें कैदियों को रखते हैं जो हम लोगों के राजनीतिक प्रशासन में जो न्यायपूर्वक चुनाव होते हैं, हम लोग उनसे कैदियों का निर्वाचन करते हैं। परंतु फ्रांस में क्या होता था, ये जो बास्तील में कैदियां बंद रहते थे, इनका निर्वाचन न्यायपूर्वक तरीके से नहीं होता था। मतलब जो राजा थे उस समय, उनका जो निरंकुश राज चलता था उसका प्रतिनिधित्व ये बास्तील करता था। मतलब ये जो राजा के कठोर राज की जो एक छवि है, ये बास्तील ड्रॉ करता था। तो आखिर बास्तील ध्वंस हुआ कब था और कैसे हुआ था? आप अगर देखेंगे तो बास्तील ध्वंस 14 जुलाई सन 1789 में हुआ था। क्या हुआ था? 7,000 पुरुष और महिलाएं, ये जो किला जेल है बास्तील, उसके तरफ एकदम बोलते ना मार्च करने लगे, वैसे एकदम स्थिर मन से उस तरफ गति लिए ताकि उनको ध्वंस कर सके। उन लोगों का यही मांग था कि बास्तील जैसे कठोर एक शासन प्रतिष्ठा को तोड़ दे। अब ये बास्तील तो उन्होंने तोड़ दिया, वो लोग सफल भी हुए, पर क्या सिर्फ बास्तील तोड़ने तक सीमित था? नहीं, बास्तील तोड़े,
कैदियों को रिहा किया, जो जेलर थे वहाँ के, उन जेलर को भी सज़ा दी गई, मौत की सज़ा दी गई थी। उस दौरान ना एक बहुत कठोर सज़ा दी जाती थी, गिलोटीन बोला जाता था। गिलोटीन मतलब आपको पूरे समाज के सामने एक कैसे मैं समझाऊँ आपको, एक मशीन जैसी थी, ठीक है, एक मशीन जैसी थी जिसमें आपको अपना सर डालना होता था और वो धड़ से अलग किया जाता था। वो पब्लिक के सामने होता था, यानी समाज के सामने होता था, ताकि बेइज्जत भी हो और प्राण भी जाए, ठीक है। तो जितने भी जेलर थे उनको ये सज़ा दी गई थी गिलोटीन की। जो राजा थे उस समय के, जो राजा थे वो भी इस क्रांति के भाव से मुक्त नहीं हो पाए, सज़ा उनको भी मिली थी। अब देखते हैं, बास्तील का ध्वंस तो हो गया। अब देखते हैं कि आखिर 18वीं सदी में फ्रांस का समाज था कैसा। अब 18वीं सदी हम लोग मध्यकालीन आपका मध्यकालीन समाज हो गया। मध्यकालीन समाज में भारत में भी था और फ्रांस में भी था, एक तरह का विभाजन था समाज का। विभाजन आपका समांती व्यवस्था का अंग था। समांती व्यवस्था को हम लोग इंग्लिश में फ्यूडल सिस्टम भी बोलते थे। तो विभाजन था कैसा? पूरा समाज 3 भाग में विभाजित था। पहला वर्ग था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग यानी जो हमारे चर्चेज में जो भी पुजारी रहते हैं उन लोगों को हम लोग पादरी वर्ग बोलते हैं, ठीक है। जो आपका धर्म कर्म के कामों में लीन रहते हैं वो लोग पादरी वर्ग हो गए। उसके बाद आते थे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग यानी हम लोगों का नोबिलिटी या एरिस्टोक्रेट्स। ये कौन थे? राजा के दरबार के जितने मंत्री वो, और कुछ उच्च श्रेणी के सैनिक भी। हर सैनिक कुलीन वर्ग का अंग नहीं थे। कुछ सैनिक जो राजा के दरबार में सम्मानित होते थे वो थे कुलीन वर्ग का अंग। उन लोगों को हम लोग इंग्लिश में नाइट भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा वर्ग जो आपका सबसे निम्न वर्ग था वो थे आप लोगों के आम लोग। अब इस आम लोग में ना बहुत लोग आते थे, मतलब आपके व्यवसायी हो गए, व्यापारी हो गए, अध्यापक हो गए, फिर जो मजदूर थे वो हो गए, जो धनी मजदूर थे वो भी, और जो भूमिहीन एकदम गरीब मजदूर थे वो भी आप लोगों का, आम लोगों का हिस्सा थे। अब ये आम लोगों की जो श्रेणी है उसमें भी विभाजन थे। उसमें विभाजन सम्मान पे आधारित नहीं थे। उसमें जो विभाजन था वो आपका आमदनी पे आधारित था। आप ये सोच के देखिए ना, व्यापारी, व्यवसायी लोग और एक भूमिहीन मजदूर में आमदनी का एक बहुत बड़ा फर्क होगा। तो ये भी एक तरह से विभाजन ही था। पर अगर आप सम्मान के तौर पे देखें तो समाज में सम्मान सम्मान नहीं, अधिकार बोलते हैं। जो समाज में प्राप्त अधिकार थे वो आम लोगों की जो श्रेणी थी उसको समान ही प्राप्त होती थी, जो कि कुछ नहीं। समानती व्यवस्था में आम लोगों का जो वर्ग था उसको कोई भी, मतलब एकदम न्यूनतम
जो अधिकार होते हैं जीविका के लिए, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी प्राप्त नहीं था। ठीक है। सारे जो विशेष अधिकार थे वो जन्म सिद्ध तौर पे जाता था कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को। जन्म स्थित अधिकार मिलते थे पादरी और कुलीन वर्ग को। कुलीन वर्ग को कुछ और भी अधिकार मिलते थे जो जिसको हम लोग थोड़ी देर में ये करेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा, आप एक बार यहाँ पे नज़र डालिए, देखिए सर्वोत्तम था पादरी वर्ग, उसके नीचे कुलीन वर्ग, जो आपका द्वितीय स्टेट था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एंड तृतीय जो स्टेट था आम लोगों का वर्ग। उसमें देखिए, उसमें भी जैसे मैंने कहा आपको विभाजन है। बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि एक श्रेणी जो ऊंचे में थे। फिर किसान और कारीगर एक श्रेणी। किसान यानी जो आपका जिन किसानों के पास अपनी खुद की भूमि होती थी वो एक श्रेणी। और फिर उसके नीचे जो छोटे किसान थे या भूमिहीन मजदूर थे या नौकर थे वो एक श्रेणी। ये जो श्रेणी है उनके लिए अपने स्वामी का सेवन, खेतों में काम और ये स्वामियों के घर पे काम करना, इनके अलावा उनसे और कोई ना ही अपेक्षा थी और ना ही उनको और कोई काम दिया जाता था। तो ये उनके जीवन का एकमात्र काम था और ये सिर्फ उन तक सीमित नहीं था। आने वाली जो पीढ़ियाँ थी उनकी, उनको भी वही काम करने पड़ते थे, उनके पास और कोई चारा नहीं था। चलिए अब देखते हैं कि जो मैंने विशेष अधिकार बोले हैं वो क्या है। तो ये जो पादरी और कुलीन वर्ग है, इन लोगों को राज्य के कोई कर नहीं देने पड़ते। कर यानी टैक्स। ठीक है। कोई भी राज्य कर या आपका धर्म कर उनसे नहीं वसूला जाता था। करों का जो पूरा बोझ है वो आम लोगों पे ही आता था। इसके अलावा भी कुलीन वर्गों को कुछ और भी अधिकार प्राप्त थे जिनको हम लोग समांति बकाया के नाम से जानेंगे। ठीक है। फ्यूडल ड्यूज, समांति बकाया। ठीक है। ये था कुलीन वर्ग को दिया हुआ थोड़ा और ज़्यादा अधिकार। और देखिए ये जो कर है ये मतलब कितने कर थे फ्रांस के समाज में, देखते हैं। अब फ्रांस के समाज में जो पादरी वर्ग है, जो मतलब चर्चेज है, वो आम लोगों पे एक कर जारी करते थे जिसको हम लोग टाइथ बोलते हैं। ठीक है। वो एक धार्मिक कर था जो चर्चेस आम लोगों से वसूलते थे। और उसके ऊपर जो कर आपका राज्य आपसे वसूलता है, ठीक है, मतलब आपके शासक आपसे वसूलते हैं, वो फ्रांस में टाइल के नाम से जाना जाता था। यह आपका प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष कर को हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो टाइल था ये आपका राज्य जो आम आदमियों से वसूलता था वैसा प्रत्यक्ष कर था। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर भी थे जिसका बोझ भी आम आदमियों पे ही आता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस दौरान समाज का अवस्था क्या था। आमदनी न्यूनतम थी, उसके ऊपर राज्यों के जितने भी कर थे सबका बोझ आम आदमियों का वर्ग ही वहन करता था। अब देखते हैं कि ये कर आखिर जरूरी क्यों था, ये आवश्यक क्यों था। तो देखिए सन 1774 में जब राजा लुई 16वां ने राज्य का काम संभालना शुरू किया, उनको लगा कि कर
वसूलना सबसे महत्वपूर्ण का ये था। कर वसूलना सबसे महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि उनके ये सिंहासन लेने के कुछ उनके सिंहासन लेने के पहले पहले ही और उसके बाद भी फ्रांस अमेरिका को ब्रिटेन के विरुद्ध ये कर रहे थे, मतलब सपोर्ट कर रहे थे। कैसे? अपने सैनिक भेज के, ठीक है, पैसे से कर रहे थे, और खाना पीना, जो मजदूर जा रहे थे, जो सैनिक जा रहे थे, उनका रहना सब फ्रांस ही वहन कर रहा था अमेरिका के साथ। उस वजह से फ्रांस पे बहुत कर्ज हो गया। देखिए, 2 अरब लीवर का कर्ज फ्रांस पे पहले से ही था। अब अमेरिका की मदद करते करते उस पे और 10 अरब लीवर का कर्ज और हो गया। मतलब अब इस स्थिति में फ्रांस पे 12 अरब लीवर का कर्ज था। ठीक है, अब अगर एक राज्य पे कर्ज होगा तो जो राज्य की दैनिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि जो कार्यालय है उसको चलाना, अदालतों को चलाना, विश्वविद्यालयों को चलाना, ये सब एक राज्य कैसे करेगा? उसके लिए भी तो पैसे की ज़रूरत होती है। खजाना तो खाली हो चुका था फ्रांस का। इस वजह से ही लुई 16वां ने ये निर्णय लिया कि जो कर है वो आम आदमियों से वसूले जाएंगे, जिससे खजाने की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि अब तक आपका सब ये है क्लियर है। चलिए देखते हैं, फिर देखते हैं कि एक सेकेंड, जैसे मैंने कहा, आप देख सकते हैं कि 10 अरब लीवर का भी 10 अरब लीवर से अधिक का कर्ज अब हो चुका था। 2 अरब लीवर का कर्ज तो था ही उनसे ऊपर। ठीक है, चलिए जो नए शब्द मैंने आपको बोले उसको थोड़ा जान लेते हैं। लीवर फ्रांस की मुद्रा थी, ठीक है, जो सन 1974 से 74 नहीं, उसके पहले से ही राज्यों में यूज़ किया जाता था। ठीक है, और इस सन में उसको रद्द कर दिया गया। पादरी वर्ग, जैसे मैंने आपको कहा कि जो धर्म कर्म का काम करते थे चर्च में, वो पादरी वर्ग थे। टाइथ था आपका धार्मिक कर, और टाइल था आपका राज्य जो कर वसूलता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्रांस में जीविका संकट। जीविका संकट कब होती है? आप लोगों को कोई अनुमान है? एकदम, जीविका संकट तभी होती है जब जीविका के लिए आवश्यक न्यूनतम ज़रूरतें भी खतरे में आ जाते हैं। न्यूनतम ज़रूरतें क्या हो सकती हैं? खाना, कपड़ा, एक सर के ऊपर छत, ये सब एक इंसान की न्यूनतम ज़रूरतें होती हैं एक जीविका के लिए। जब वो ही खतरे में आ जाती है ना, जीविका पे संकट आ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था सन 1989 में, जब जो जनसंख्या थी वो 1715 में आपका 23 मिलियन था, और 1789 में वही बढ़ के आपका 28 मिलियन हो गया। अब जनसंख्या तो बढ़ गई, पर जनों में बांटने वाली जो खाद्य है या जो भूमि है, उसमें वृद्धि नहीं हुई। उल्टा आपका ओले से या कम वर्षा से जितने भी खेत में पल रहे अनाज थे वो भी खराब हो गए। सब खराब नहीं हुए, बट बहुत एक काफ़ी अंश उसका
खराब हो गया था। इसका मतलब खाद्य की जो मात्रा थी वो जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक है। अब एक बात सोचिए, पूरे दिन अगर आप मजदूरी करेंगे, भूमिहीन मजदूर या जो आपके साधारण मजदूर थे, जो भी आप मजदूरी करेंगे, आप कोई भी काम करेंगे, भूख तो आपको लगेगी। तो भूख मिटाने के लिए एक इंसान अनाज की ही अपेक्षा करता है। अब देखिए, हम तो आपको बोले कि एक समानती व्यवस्था थी, यानी एक आप ट्रायंगल, अगर त्रिभुज अगर आप कल्पना करेंगे तो एकदम सर्वोपर था आपका पादरी वर्ग, उसके नीचे कुलीन वर्ग और उसके नीचे थे आम आदमियों का वर्ग। अनाज भी तो वही पदानुकरण मान के चलेगा। तो जो अनाज आएगा वो पहले पादरी और कुलीन वर्ग को जाएगा, जो बचा अनाज है वो जाएगा आपके आम आदमियों को, और आम आदमियों को उसके बाद जाने वाला जो अनाज था वो पर्याप्त के पास भी नहीं आता था। मतलब जो इंसान थे वो लोग ना ठीक से खा पा रहे थे, ना ठीक से सो पा रहे थे, और ऊपर से जो खेत में मजदूरी होती थी वो अलग। महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि अगर आप सोचिए, खाद्य नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, जो बचा कुछ अनाज है उसका दाम तो बढ़ेगा। ऊपर से ये लोग, ऊपर से जो कुलीन वर्ग थे, जो व्यवसायी थे, व्यापारी थे, वो लोग क्या किए, जो अनाज थे, जो उन लोगों के पास अनाज आते थे आम आदमियों को में बांटने के लिए, वो अनाज कुछ अंश वो लोग छिपाने लग गए, ताकि और ज़्यादा दाम में बेच सकें। ये भी एक कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह अमीर और गरीब के बीच का जो फ़र्क है, जो खाई है, वो और गहरी हो गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती जब सूखे और ओले ने पैदावार को अफेक्ट किया था। ठीक है। तो ये था आपका जीविका संकट फ्रांस में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था जिसके वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति एक्चुअली में आपका हुआ था ताकि ये जो समानती व्यवस्था है, जो फ्यूडल सिस्टम है फ्रांस में, उसको जड़ से उखेड़ लिया जाए। राजा का निरंकुश राज बाद में आता था, पर ये जो समाज का विभाजन था ये ना ही न्याय पक्ष था और जीविका के लिए तो संकटपूर्ण था ही। तो फ्रांसीसी क्रांति के पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश था ये जीविका संकट। ठीक है, चलिए आज इतना तक। आगे हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ेंगे एक नए वर्ग के बारे में जो आपका मध्य वर्ग था, यानी कि मिडिल क्लास। तो देखेंगे कि मिडिल क्लास आखिर होता क्या है। आप तब तक सोचिए कि आखिर मिडिल क्लास में यानी मध्यम वर्ग में कौन कौन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि आज हम लोगों ने कक्षा में क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे बास्तील का ध्वंस हुआ। ठीक है, उसके सन आपको याद होगा 14 जुलाई 1789। फिर हमने पढ़ा कि 18वीं सदी में फ्रांस की जो सामाजिक अवस्था थी वो कैसी थी। हम लोगों ने समानती व्यवस्था के बारे में पढ़ा जिसमें समाज 3 भाग में विभाजित था, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम लोगों का वर्ग। फिर हमने पढ़ा फ्रांस के कराधान के बारे में। ठीक है, जो आपका टाइथ धार्मिक कर और टाइल आपका प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर भी थे, जिसका बोझ पूरा आम लोगों का वर्ग उठाता था। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है आपकी जीविका, फ्रांस में जीविका संकट। अच्छा,
आप जो स्लाइड आपके सामने आप देख रहे हो वो आपको एक बार जीविका संकट का मूल जो विषय है वो समझा देगा। तो आप एक बार इस पर नजर डाल लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, आशा करते हैं आपने नजर डाल लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था कि सामंती राज में 3 वर्ग थे, पादरी, कुलीन और आम लोग। ये भी हम लोगों को पता है कि आम लोगों में भी विभाजन थे। कैसा विभाजन? जो शिक्षित थे, जिनकी आमदनी ज़्यादा थी, और फिर आते थे कारीगर, फिर उससे नीचे आते थे मजदूर, और उससे भी नीचे आते थे जो भूमिहीन मजदूर थे। तो एक स्पष्ट विभाजन था हमारे तीसरे वर्ग में, जो कि आम लोगों का वर्ग था। अब वो वर्ग और विभाजित हो गया और एक नया समूह बन गया, जिसको हम लोग मध्यम वर्ग बोलते हैं। चलित भाषा में, इंग्लिश में हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका एक नया समूह। अब इनमें कौन लोग थे? इनमें थे जो शिक्षित थे, जिनके पास आमदनी ज़्यादा थी, जैसे आपके व्यापारी हो गए, अध्यापक हो गए, वकील हो गए, किसी भी तरह के निर्माता हो गए। ठीक है, जिनके पास कोई प्रशासनिक अधिकार है वो हो गए। ठीक है, ये था आपका मध्यम वर्ग। अब इस मध्यम वर्ग का जो समाज में ये हुआ, एंट्री हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। देखिए, आप अगर मजदूर या भूमिहीन मजदूर या वो श्रेणी को सोचेंगे जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो अपने ऊपर होते हुए अत्याचार को समझ नहीं सकते। पर जो शिक्षित है, उनको ये समझ आ रहा था कि एक जन्मसिद्ध अधिकार मिलता था कुलीन और पादरी वर्ग को, और वो अन्याय था, और उस अन्याय का खंडन करने के लिए ही ये मध्य वर्ग का जन्म हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये मध्यम वर्ग ने किस प्रकार इस क्रांति में योगदान दिया। चलिए देखिए, मध्यम वर्ग की 2 मांगे थी। ठीक है, पहली थी कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अपने जन्म के ये पर बेसिस पर या कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं मिलने चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता पे कोई अधिकार मिलने चाहिए। सम्मान या अधिकार जो भी बोले आप, वो योग्यता पे निर्धारित होना चाहिए, ना कि जन्म सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी पहली मांग। दूसरी मांग जो थी वो कुछ हद तक इससे रिलेटेड थी, पर वो थी कि राजा का जो निरंकुश राज चल रहा था उस पे एक सीमा लगाई जाए। मतलब ऐसा कोई संविधान ले आया जाए जिससे राजा की जो शक्ति थी वो सीमित हो जाए। ठीक है, अब चलिए, अच्छा, इनमें जो सबसे पहले आपके दार्शनिक थे वो थे आपके जॉन लोकी और जीन जैक्स रूसो। आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो रंग में लिखा हुआ है, आप स्पेलिंग देख लीजिए। तो जॉन लोकी और जो जीन जैक्स रूसो थे, उन्होंने ये मांग पहली बार सामने रखी थी। सिर्फ बोल के इन्होंने ये मांग सामने नहीं रखी। जो शिक्षित थे वो तो पढ़ लिख सकते थे, तो अगर एक व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, उन तक अगर आपको कोई सूचना पहुंचानी हो, सबसे क्या बोलते हैं, जल्दी में आप उन तक सूचना सिर्फ लिखित माध्यम द्वारा पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय तो हम लोगों के पास मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे कि आपने एक टेक्स्ट भेजा और सबको पता चल गया, ट्रेंडिंग हो गया। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने
ने किताबों की रचना की। किताबों की रचना की, जो पैम्फलेट थे उनके द्वारा इन लोगों ने ये वार्ता फैलाई। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने कौन सी किताब का रचना किया। चलिए, जो जॉन लोकी थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिनमें उन्होंने बेसिकली बोला कि जो हमारा गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सिर्फ राजा और उनके मंत्रियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ विभाजन होने चाहिए ताकि राज न्यायपूर्वक हो। अब क्या विभाजन होने चाहिए? आपका एक ऐसा वर्ग होगा जो ये जो कानून है वो बनाएगा, एक ऐसा वर्ग होगा जो वो कानूनों को जारी करेगा, मतलब वो कानून समाज में ठीक से चल रहे हैं या नहीं वो देखभाल करेगा, और एक ऐसा वर्ग होगा जो अगर उस कानून का उल्लंघन किया जाए तो वो वर्ग न्यायपूर्वक उसकी जांच करे। ठीक है, न्यायपूर्वक सजा दे या तो न्यायपूर्वक रिहाई करे। ठीक है, तो ये जो जॉन लोकी थे उन्होंने इस मांग का प्रतिनिधित्व किया। चलिए, अब आप देखिए कि जो जॉन लोकी की मांग थी वो तो उन्होंने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिख दी, पर एक और इंसान थे मॉन्टेस्क्यू के नाम से, जिन्होंने उनके पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक रचना में ये विभाजन और स्पष्ट तरीके से वर्णन किया और इन विभाजनों का एक नाम भी दिया। जैसे कि पहला विभाजन जो आपका कानून बनाता है उसका नाम था विधायिका, जो कानून समाज में जारी करते हैं उनका नाम था कार्यपालिका, और जो उन कानूनों की रक्षा करते हैं या दंड देने की क्षमता रखते हैं उनका नाम था न्यायपालिका। ठीक है, तो इनके बीच सत्ता का विभाजन हो गया। अब फ्रांस में ये संविधान बहुत बाद में आया, बहुत बाद में नहीं, 1789 के थोड़े थोड़े बाद ही आया। ठीक है, बट अमेरिका में ये संविधान उससे बहुत पहले ही उसकी सूचना हो गई थी। अमेरिका ने ये संविधान, इसको हम लोग अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, ये कि एक आपका राजा भी रहेगा और आपका एक संविधान भी रहेगा जिसमें जिन दोनों में सत्ता कुछ हद तक विभाजित रहेगी, ताकि दोनों ही उस सत्ता का दुष्प्रयोग ना कर पाए। ठीक है, तो ये जो संविधान है अमेरिका ने ये सर्वप्रथम अपनाई। आपको पता होगा कि ये जो संविधान है ये आज तक चलती है। सोच सकते हैं कौन से दो राज्य में ये संविधान आपको बहुत स्पष्ट तरीके से देखने मिलता है आज के जमाने में? चलिए, हम और सस्पेंस नहीं बढ़ाएंगे, हम ही बोल देते हैं। जिन्होंने सही सोचा कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, जो ग्रेट ब्रिटेन है यानी कि यूनाइटेड किंगडम्स और जापान, इन दोनों में हम लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या जो राजनीतिक सत्ता है जिसमें संविधान भी है वो देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, हमारी क्वीन एलिजाबेथ तो जिंदा है, तो एक आपका राज्य भी है, मतलब रानी भी है, और आपका एक संविधान भी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी है यूके का। जापान में भी वैसा ही है, एक संविधान भी है और उनके पास उनके राजा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये जो नए नए वार्ताएं उभर आ रही थी ये एकदम तीव्र गति से फैल गई। जो हमारा थर्ड एस्टेट था, तीसरा वर्ग था, उसमें ये जो वार्ता है वो बहुत जल्दी फैली थी। देखते हैं कैसी। चलिए, ये जो हमारे स्टॉलवर्ड्स थे आपके, जीन जैक्स रूसो, फिर जॉन लोकी, मॉन्टेस्क्यू,
ये जो इंसान थे इन्होंने बहुत कष्ट उठाए, रचना की, उन रचनाओं को लोगों तक पहुंचाया। इस माध्यम से ये जो आइडिया है कि राजा एक निरंकुश राज चला रहे हैं, कि ये अन्याय है, कि ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे वर्ग को कुछ कुछ अधिकार मिले। जैसे हमने पहले कहा था आपको पहले वीडियो में कि तीसरे वर्ग के पास कोई अधिकार नहीं था। आप शिक्षित हो चाहे अशिक्षित, आपके पास कोई अधिकार नहीं था। तो अब ये लोगों तक पहुंचने लगी कि जो जन्मसिद्ध विशेष अधिकार पादरी वर्ग या कुलीन वर्ग को मिलते हैं वो अन्यायपूर्वक है और उसका खंडन होना चाहिए। ठीक है, देखिए सब लोग पढ़ लिख नहीं सकते। जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि जो मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर थे, कारीगर थे, वो लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, तो वो लोग तो पढ़ लिख नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए ऐसे समूहों में उसको मतलब बोला गया, लाइक स्पीच दी गई, चीख चीख के ये जो निरंकुश राज के विरोध लोग खड़े हुए, लोग बोले, लोगों ने समझाया इनको कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। और इसी तरह ये जो क्रांति का भाव है ना, वो उन लोगों में और वृद्धि पाने लगी।